रखू, ये लकड़ी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी लकड़ी है। तू मुझे दे दे, मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, ठीक है? दे दे मुझे। यह बदलाव रघु के लिए उम्मीद की किरण था। वह जान गया था कि मेहनत से नाम भी बनता है और काम भी। इस तरह रघु का बचपन गरीबी, भूख और संघर्ष की आग में तपता रहा। लेकिन इसी आग ने उसके भीतर ऐसी ताकत भर दी थी जिसने आगे चलकर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रघु का जीवन अब पूरी तरह से जंगल से जुड़ चुका था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। गांव वाले अक्सर उसे देखते और बहुत कुछ कहते, लेकिन किसी को क्या पता था कि रघु जंगल में मौज मस्ती करने नहीं जाता, बल्कि अपनी भूख और परिवार की भूख मिटाने की लड़ाई लड़ने जाता है। जंगल छोटा नहीं था, वह फैला हुआ था कई पहाड़ियों तक। घनी झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ यह इलाका गांव के लोगों के लिए हमेशा डर का कारण था। जंगली जानवरों की दहाड़ें रात रात भर सुनाई देती। कभी दूर से भेड़ियों का झुंड दिखाई देता तो कभी तेंदुए की गुर्राहट सुनाई देता। रघु के लिए जंगल डरावना तो था, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी भी था। जब वह जंगल की ओर जाता तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। जंगल मेरा घर है। अगर इसे मेरा दुश्मन बना दिया तो मेरा क्या होगा भगवान? मेरा खाना पीना, मेरा मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा भगवान? प्लीज़ मेरी मदद करना। लकड़ी काटना कोई आसान काम नहीं था। पहले तो रघु को यह देखना पड़ता कि कौन सा पेड़ काटा जा सकता है। बड़े और हरे भरे पेड़ काटने की गांव में मनाही थी, क्योंकि उनसे ही बारिश और ठंडी हवाएं आती थीं। रघु हमेशा सूखी और गिरी हुई टहनियाँ चुनता था, लेकिन सूखी टहनियाँ ढूंढना भी आसान नहीं था। कई बार उसे बहुत दूर तक भटकना पड़ता। कभी कांटों में पैर फंस जाते तो कभी बंदरों का झुंड उसे घेर लेता। फिर भी वह डटकर खड़ा रहता और कहता, मैं जंगल से नहीं डरूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं जंगल से डर गया तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना प्रभु, मुझे दुआ देना। दिन भर की मेहनत के बाद वह लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बांधता। उस गट्ठर का वजन इतना होता कि कमर टूटने लगे। फिर भी वह उसे सिर पर रखकर गांव की ओर निकल पड़ता। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पत्थरों और कांटों से भरा हुआ। कभी पैर फिसल जाता तो कभी कांटा चुभ जाता, लेकिन रघु कभी हार नहीं मानता था। कई बार ऐसा होता कि रघु सुबह से शाम तक जंगल में काम करता, लेकिन बेचने के लिए लकड़ी कम ही इकट्ठी हो पाती। तब उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह घर के लिए अनाज ला सके। भूख से उसका सिर चकराने लगता। कभी कभी तो वह पेड़ के नीचे बैठकर रो भी लेता, लेकिन रोने के बाद खुद को समझाता, अगर मैं रोकर बैठ गया तो मेरी माँ, पिताजी, भाई बहन कैसे जिएंगे? नहीं, मुझे लड़ना होगा, बाकी जो भी हो जाए। चाहे जान ही ना क्यों चले जाए, मुझे हार नहीं मानना है। मुझे मेहनत करना है। मेरी माँ, पिताजी, भाई बहनों के लिए मुझे काम करना है। मैं मेहनत करूँगा और सफल होकर दिखाऊँगा। धीरे धीरे रघु जंगल में इतना समय बिताने लगा कि उसे वहां की हर पगडंडी याद हो गई। उसने महसूस किया कि जंगल केवल डरावना नहीं, बल्कि दयालु भी है। पक्षी जब चहचहाते तो उसे लगता जैसे जंगल उसे हिम्मत दे रहा हो। पेड़ हवा में झूमते तो वह समझता जैसे वे उसे आशीर्वाद दे रहे हों। झरनों का पानी उसकी प्यास बुझाता और उसे ताजगी देता। कभी कभी वह थक कर किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। उस घने पेड़ की छाया में उसे लगता जैसे कोई पिता का हाथ उसके सिर पर रखकर कह रहा हो, डर मत बेटा, तू अकेला नहीं है, लेकिन जंगल हमेशा दयालु नहीं होता।
एक बार रघु लकड़ी बांध रहा था कि अचानक पास की झाड़ियों से एक जंगली स्वर निकल आया। वह गुस्से में गुर्राने लगा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ते हुए वह धीरे धीरे पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद सुअर भाग गया। दूसरी बार उसका सामना एक सांप से हुआ। लकड़ी उठाते वक्त उसने देखा कि लकड़ी के नीचे एक लंबा सा नाग फन फैलाकर बैठा है। रघु ने तुरंत लकड़ी छोड़ दी और धीरे धीरे दूर हट गया। उस दिन उसने समझा, जंगल की इज्जत करनी चाहिए, जितना लेना हो उतना ही लो, लालच करोगे तो जंगल सजा देगा। लगातार मेहनत और ईमानदारी से रघु की लकड़ियों की मांग बढ़ने लगी। अब गांव वाले खुद उसके पास आने लगे। रघु बेटा, कल मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी लकड़ी की जरूरत है, ला देना। और पूरा सूखी लकड़ियों लाना, ज्यादा लकड़ियों लाना। पैसा जितना होगा मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तेरी लकड़ी सबसे अच्छी जलती है, तू ही हमें लकड़ी देना। कल जैसे भी करके लकड़ियों लाना। ये बातें सुनकर रघु के दिल में गर्व भर गया। उसे लगता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, और ऐसे ही लकड़ियों बेचते बेचते रघु अमीर हो गया। उत्तर प्रदेश के एक हरे भरे इलाके में बसा था सोनपुर गांव। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। फैले गेहूं और सरसों के खेत। यहाँ के लोग सादगी में जीते थे, मेहनत को पूजा मानते थे और एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं रहते थे। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। कोई हल बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता और कोई अपनी दुकान पर ताजा गुड़ और चाय की खुशबू फैलाने में जुट जाता। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक साया भी था, जमींदार प्रताप सिंह। प्रताप सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। ऊंचा कद, घनी मूछें और आंखों में तेज। उसके पास इतनी जमीन थी कि दिन भर घोड़े पर घूमता रहता तो भी पूरी जमीन नहीं देख पाता। गांव के ज्यादातर खेत उसी के थे और बाकी किसान उससे बटाई या किराए पर खेती करते थे। गांव वाले उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। उसकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। पर उसके दादा और पिता बड़े सख्त मिजाज के थे। वे मेहनती किसानों को कभी भूखा नहीं मरने देते थे। लेकिन प्रताप सिंह अलग था। प्रताप सिंह के पास एक बड़ी हवेली थी, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार और लोहे का फाटक था। उसके जैसा हवेली और इतना जमीन गांव में किसी के पास नहीं था। बैठकर अपना हुक्का पीता और मुखिया या पटवारी से गांव के मामलों की रिपोर्ट सुनता। अगर किसी ने समय पर लगान नहीं दिया, कभी कभी वह खेत भी जब्त कर लेता। उसका मानना था, जमीन मेरी है, मेहनत करनी उनकी जिम्मेदारी है। अगर वे मेहनत नहीं करेंगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। ये सोच धीरे धीरे उसे किसानों से दूर करती जा रही थी। एक साल ऐसा आया जब बारिश देर से हुई, खेत सूखने लगे, नहर में पानी कम पड़ गया। किसान रामदयाल ने सोचा कि वे जमींदार से बात करेंगे ताकि इस बार लगान कम कर दिया जाए। गांव की चौपाल में सब इकट्ठा हुए और रामदयाल बोले, भाइयों, इस बार खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं होगी, तो हम सब मिलकर जमींदार से बोले तो शायद वो थोड़ी सी कर्जा माफ कर दे। सबको यह बात ठीक लगी। अगले दिन रामदयाल कुछ किसानों के साथ हवेली पहुंचे। उन्होंने आदर से सलाम किया और बोले, जमींदार जी, आप तो जानते ही हो, इस बार बारिश देर से होने की वजह से फसल इतना अच्छा नहीं हुआ, तो आप थोड़ी कर्जा माफ कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। लेकिन प्रताप सिंह ने बिना कुछ सोचे ही कह दिया, बारिश कम हुई तो क्या, लगान तो पूरा देना पड़ेगा। मेहनत कम हुई तो वो तुम्हारी गलती है, मेरा नहीं। किसानों के चेहरे उतर गए। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में असंतोष की चिंगारी जल उठी। यह चिंगारी आगे चलकर आग बनने वाली थी। दिन बीतते गए और किसानों पर बोझ बढ़ता गया। गांव के रघुनाथ का बेटा बीमार हो गया। रघुनाथ का पत्नी बोली, जी, हमारे बेटा के लिए पैसा कहाँ से जुगाड़ करे? हाँ, मैं भी इस बार वही सोच रहा हूँ। इस बार खेत भी अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से जमींदार की कर्जा भी चुकाना है। इस बार बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मजबूर होकर उसने अपनी बकरी बेच दी।
इधर गुड़िया काकी, जिनके पति का देहांत हो चुका था, अपने छोटे खेत में मेहनत कर रही थी। लेकिन जब पटवारी ने आकर लगान मांगा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। साहब, इतना कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? हम तो गरीब लोग हैं साहब। कर्जा तो सब लोगों को चुकाना ही पड़ेगा, ये जमींदार साहब का हुक्म है, समझे बुढ़िया? गांव में मायूसी छाने लगी। पहले जहां लोग मिलजुल कर गीत गाते थे, अब चौपाल पर खामोशी रहती थी। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हम हमेशा इसी बोझ तले दबे रहेंगे? लगान वसूली के दिन आए। प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर खेत खेत घूमने लगा। उसके साथ 4 पहरेदार और पटवारी भी थे। जो किसान पैसे या अनाज में लगान नहीं दे सका, उसके खेत पर लाल झंडा गाड़ दिया जाता। लाल झंडा मतलब अब यह खेत जमींदार के नियंत्रण में है। किसान उस पर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक पूरा लगान ना चुका दे। रामदयाल के खेत पर भी लाल झंडा लगा दिया गया। यह देखकर गांव के लोग सन्न रह गए। वह तो गांव का सबसे मेहनती किसान था, लेकिन इस साल बारिश ने सब बिगाड़ दिया। प्रताप सिंह को लगा कि सख्ती से ही लोग समय पर लगान देंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सख्ती उसके खिलाफ एक बड़ी लहर खड़ी कर रही थी। लाल झंडा लगने के बाद गांव में बेचैनी और डर फैल गया। कोई खुलेआम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मन में गुस्सा उबल रहा था। ऐसे में गांव के सबसे बुजुर्ग किशन बाबा ने चौपाल पर पंचायत बुलाई। उनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, लेकिन आंखों में अब भी तेज था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, गुस्से में आकर कोई ऐसा कम मत कर बैठना, जिससे गांव का नुकसान हो। पर याद रखो, अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। किशन बाबा ने सबको पुराने किस्से सुनाए, जब अंग्रेजों के जमाने में भी गांव वालों ने एकजुट होकर जुल्म का सामना किया था। उन्होंने यह भी समझाया कि लड़ाई केवल हथियार से नहीं, बल्कि समझदारी और एकता से भी लड़ी जाती है। जमींदार का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसको सबक सिखाने का समय आ गया है गांव वालों। गांव वालों की यह योजना धीरे धीरे प्रताप सिंह तक पहुंच गई। वह तमतमा गया। गाँव वाले में मुझे क्या समझ कर रखा है? सबको कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका खैर नहीं। देखता हूँ कैसे नहीं चुकाता। लेकिन गांव वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रामदयाल, रघुनाथ, गुड़िया काकी सबने अपने अपने अनाज की बोरियां बैलगाड़ियों पर लाद दी और तड़के ही शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में प्रताप सिंह के पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले डरने की बजाय डटे रहे। हम मेहनत से कमाए फसल जहाँ चाहे वही बेचेंगे, यह हमारी मर्जी है। गांव वाले इस बार डरने वाले नहीं है, समझे? यह पहला मौका था जब गांव ने खुलेआम जमींदार के खिलाफ कदम उठाया था। गांव वाले जमींदार की बात ना सुनकर शहर की ओर निकल पड़े और शहर में जाकर अपनी सारी फसल बेच दी। फसल बेचने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए। अगले साल भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत फट गए, कुएं सूख गए। प्रताप सिंह ने इस बार और सख्त फैसला लिया। इस बार जो भी लगन नहीं देगा उसका जमीन सीधा जब्त कर लूंगा। क्या समझ कर रखा है गाँव वाले ने मुझे? गांव में खलबली मच गई। रामदयाल ने कहा, अब अगर हम इस बार भी चुप रहे तो आने वाले समय पर बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। कई नौजवानों ने योजना बनाई कि वे जमींदार की लगान वसूली रोकेंगे। उनमें रघुनाथ का बेटा मोहन भी था। प्रताप सिंह अपने पहरेदारों के साथ खेतों में पहुंचा। उसने सीधे रामदयाल से कहा, अरे बुद्धे, तुम्हारा जितना भी कर्जा हुआ है आज ही चुका दो, नहीं तो तुम्हारा सारा मिट्टी हमारा कब्जे में होगा, समझ रखना। जमीन पे खेत हमारी फसल से ले लाती है, सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं प्रताप सिंह, समझे? तभी गांव के नौजवान आ जाते हैं। रामदयाल का बेटा बोला, अबे प्रताप सिंह सुन, तुम्हें मैं आज सुन रहा हूँ, अगले बार से ऐसा देखा ना तुम्हारा हालत खराब कर दूंगा। सुनो गाँव वाले, तुम लोग अगर कर्ज नहीं चुका ना, तुम लोग को देख लूंगा। और वो लोग उधर से चले गए। कुछ लोग सीधी लड़ाई चाहते थे, मगर किशन बाबा ने कहा, लड़ाई आग से होगी तो सब जलेंगे। हमें ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे गांव भी बसे और जमींदार भी समझे। किशन बाबा
खुद हवेली पहुंचे और बोले, प्रताप, तेरे दादा पिता गरीब को भूखा नहीं सोने दे। अगर तू आज मदद करेगा तो गांव तुझे दुश्मन नहीं अपना रखवाला मानेगा। किशन बाबा की बात ने प्रताप सिंह का दिल बदल दिया। प्रताप सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया और गांव फिर से पहले जैसा हो गया।